हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए सी टेट जनवरी 2024 के लिए सामाजिक अध्ययन यानी कि जिसे हम लोग एसएसटी बोलते हैं, ठीक है। इसके आज हम लोग अपने 30 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जो कि हमारा टारगेट रहेगा फ्रेंड्स कि हम लोग अपने एग्जाम में, ठीक है, 60 में 60 आउट ऑफ 60 यानी कि ला सके, ठीक है। तो और देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा आज के क्वेश्चंस रहेंगे आपके सामाजिक अध्ययन के, ये एनसीईआरटी बेस पर होंगे, ठीक है। और इसमें कुछ पेडागोजिकल क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग कर दीजिए। चैनल है लर्न विथ अल्पना, ओके। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए फ्रेंड्स लॉन्ग रहेगा, ठीक है, क्योंकि सीटेट में आपके ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ओके। तो क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हमारा सबसे पहला है कि निम्नलिखित में से भूमंडलीय तापन पर हुई परियोजनाओं में से कौन सा द्वितीयक स्रोत पर आधारित है, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पर बताना है फ्रेंड्स क्वेश्चन में कि जो भूमंडलीय तापन पर जो हुई यानी कि जो परियोजना है, ठीक है, जो परियोजनाएं हैं उसमें कौन सा द्वितीयक स्रोत पर आधारित है। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स आपका कि मौसम वैज्ञानिक के कार्यालय द्वारा एकत्रित मौसम के अविश्लेषित आंकड़ों पर आधारित आरेखी निरूपण। दूसरा ऑप्शन है एक पुस्तक में उल्लिखित मौसम में हुए परिवर्तनों पर आधारित चर्चा करना। थर्ड ऑप्शन है भूमंडलीय तापन पर चित्रों का कोलाज बनाना। और चौथा है एक क्षेत्र में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों से मौसम में होने वाले परिवर्तनों पर साक्षात्कार, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जब आपसे क्वेश्चन की बात की जाती है कि जो भूमंडलीय तापन पर आपका परियोजनाओं में से कौन सा द्वितीयक स्रोत पर आधारित है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत आएगा वो आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट होगा वही आपका सबसे करेक्ट होगा, ठीक है। यानी कि मौसम वैज्ञानिक के कार्यालय द्वारा एकत्रित मौसम के अविश्लेषित आंकड़ों पर आधारित आरेखी निरूपण, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका राइट ऑप्शन बनेगा, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए इसका ऑप्शन आपका नीचे दिया गया है, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग नीचे ही जाकर देख लेंगे। क्वेश्चन है आपका कि एक शिक्षक शिक्षार्थियों को कुछ मानदंड देते हैं और कहते हैं कि वे उन पर आधारित अपनी परियोजना का आकलन करें, ठीक है। यानी कि एक शिक्षक है फ्रेंड्स, वो अपने शिक्षार्थियों को कुछ मानदंड देते हैं और कहते हैं कि यानी कि जो शिक्षक है वो कहते हैं कि वे उन पर आधारित जो अपनी खुद की परियोजना है उसका आकलन करें, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन से आकलन के तरीके का प्रयोग शिक्षक द्वारा किया गया है। पहला ऑप्शन है स्व आकलन। दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स संकलनात्मक आकलन। तीसरा है रचनात्मक आकलन और चौथा है आपका समकक्षी आकलन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन समझिएगा। देखिए इसी टाइप के आपके पेडागोजी के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। ये आपके पेडागोजी का क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो यानी कि जो शिक्षक है फ्रेंड्स, वो कुछ मानदंड अपने शिक्षार्थियों को देते हैं और कहते हैं कि जो उनकी खुद की परियोजना है, ठीक है, यानी जो अपनी परियोजना है उसका आकलन करें। जब आप फ्रेंड्स खुद के कार्यों का किया हुआ, जैसे यानी कि जो आप खुद कार्य किए हैं अपना और खुद का ही आकलन करेंगे, तो वो आपका क्या होगा, स्व आकलन होगा। यानी कि आप अपनी ही आकलन कर रहे हैं, ठीक है, अपने ही कार्यों का आकलन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका स्व आकलन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा। देखिए क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि नागरिक शास्त्र की नामावली में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने बदलाव का क्या सुझाव दिया है, ठीक है। यानी कि जो नागरिक शास्त्र की नामावली है, ठीक है, इसमें आपकी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो आपकी एनसीएफ 2005 है, ठीक है, ये आपका क्या बदलाव का क्या सुझाव दिया है। पहला ऑप्शन है सामाजिक और राजनीतिक जीवन। दूसरा है अर्थशास्त्र। तीसरा है भूगोल और चौथा है आपका इतिहास। तो यहाँ पर हम सबसे करेक्ट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स सामाजिक और राजनीतिक जीवन, ठीक है। ये आपके देखिए फ्रेंड, जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 है, ये नागरिक शास्त्र की जो नामावली में बदलाव करके इसे सामाजिक और राजनीतिक जीवन करने का सुझाव दिया, ठीक है। अब देखिए आपका कहीं भी आप सिविक्स नहीं देखेंगे, हर जगह आप पॉलिटिकल देखेंगे, ठीक है, पॉलिटी। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन, ठीक है। अब कहीं भी आपका नागरिक शास्त्र नहीं रह गया है, इसी को अब एनसीएफ 2005 के अनुसार इसे सामाजिक और राजनीतिक जीवन के विषय में इसे बदल दिया गया है, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन रहेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही बिल्कुल करेक्ट होगा, ओके।
देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की कक्षा कक्ष में आप किस मूल्य पर सबसे कम बल देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सबसे कम, जो सबसे कम उपयुक्त होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो उच्च प्राथमिक स्तर पर जो आपकी सामाजिक विज्ञान होते हैं, ठीक है, इस कक्षा कक्ष में आप किस मूल्य पर सबसे कम बल देंगे। पहला ऑप्शन है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, दूसरा है समानता, तीसरा है सहयोग और चौथा है प्रतियोगितात्मकता। ठीक है, तो देखिए जो प्रतियोगितात्मकता होता है यही आपका निगेटिव होता है, क्योंकि जो आपका प्रतिस्पर्धा होता है, कंपटीशन होता है, ठीक है, ये आपका निगेटिव फैक्ट होता है। ओके, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है अब हमारा कि शिक्षार्थियों के संकलनात्मक, ठीक है, शिक्षार्थियों के संकलनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है परियोजना का आकलन, दूसरा है पाठ के अंत में आकलन, थर्ड ऑप्शन है सत्र के समाप्त होने पर आकलन और चौथा है फ्रेंड्स कि कक्षा के दौरान आकलन। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका संकलनात्मक आकलन होता है, ठीक है, उसका उद्देश्य क्या होता है, जो आपके सत्र के समाप्त होने पर आकलन होता है वही आपका सकलनात्मक आकलन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि मान लीजिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल कि एक शिक्षक को कक्षा 7 में पाठ ठंडा रेगिस्तान लद्दाख, ठीक है, देखिए आपके जो लद्दाख है उसको ठंडा रेगिस्तान बोला जाता है। ठीक है, ठंडा रेगिस्तान पढ़ाना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उचित होगी, यानी कि जब आपको कक्षा 7 में ठंडा रेगिस्तान लद्दाख पढ़ाना है तो उसमें से कौन सी विधि सबसे अधिक उचित होगी। पहला ऑप्शन है प्रतीक अध्ययन विधि, दूसरा है क्षेत्रीय विधि, तो और तीसरा ऑप्शन है आपका कार्यशाला विधि और चौथा है आपका सर्वेक्षण विधि। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जब आपसे बात की जा रही है कि अगर आपको ठंडा रेगिस्तान लद्दाख के बारे में पढ़ाना है तो कौन सी विधि सबसे उचित होगी, तो यहाँ पर फ्रेंड जो प्रतीक अध्ययन विधि होगा ये आपका सबसे उचित आंसर होगा। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जब का ठंडा रेगिस्तान है इसको पढ़ना है तो इसके लिए आपके प्रतीक अध्ययन विधि जो है वो सबसे उचित होगा। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, इस विधि के द्वारा ही जो विषय से संबंधित सभी पक्ष यानी कि व्यापक, सूक्ष्म तथा जो आपके गहन अध्ययन होते हैं, ठीक है, वो किया जाता है प्रतीक अध्ययन विधि से। ओके, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐतिहासिक तथ्यों यानी कि इतिहास लेख को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अधिक प्रासंगिक है। ठीक है, यानी कि जब बात की जा रही है फ्रेंड्स कि उच्च प्राथमिक स्तर पर जबकि ऐतिहासिक तथ्यों, इतिहास लेख को पढ़ाने के लिए कौन सी विधि सबसे अधिक प्रासंगिक है। ठीक है, ध्यान देना, जो सबसे उपयुक्त होगा वहीं आपको आंसर टिक करना है। पहला ऑप्शन है समस्या समाधान विधि, दूसरा है स्रोत विधि, तीसरा है मानचित्र विधि और चौथा है आपका परियोजना विधि। तो देखिए फ्रेंड, जब यहाँ पर आपको ऐतिहासिक तथ्यों या फिर इतिहास लेख को पढ़ाने की बात की जा रही है, ठीक है, तो आपका यहाँ पर स्रोत विधि सबसे उपयुक्त विधि होगा। ठीक है, यानी कि सबसे अधिक प्रासंगिक स्रोत विधि होगा। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जो आपकी यानी कि जो स्रोत विधि होती है, ठीक है, इसमें देखिए जो शिक्षार्थी होते हैं वो स्रोतों का प्रत्यक्ष यानी कि प्रत्यक्ष रूप से देख करके उस विषय वस्तु को आसानी से समझ लेते हैं। यानी कि जब आप इतिहास पढ़ा रहे हैं फ्रेंड्स, यदि हम आपको बता दें कि लाल किला लाल बलुआ पत्थर का है, ठीक है, तो मान लीजिए कुछ समय तक आपको याद रहेगा, लेकिन जैसे कि आप जब वहाँ पे लाल किला खुद स्वयं देखने जाएँगे, ठीक है, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रहेगा। यानी कि जहाँ से उसका स्रोत है, ठीक है, इतिहास का जो ऐतिहासिक तथ्य हैं, खुद जाकर के आप उसको यानी कि एनालिसिस वहाँ पे करेंगे, तो जो आपका यानी कि जो आपका कॉन्सेप्ट है, वो ज़्यादा बेसिक तरीके से क्लियर होगा या फिर आप उसकी इमेज देखें तो, ठीक है? तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं, क्वेश्चन का ऑप्शन नीचे दिया गया है, कोई बात नहीं, हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की संस्तुति के अनुसार बच्चों का विद्यालय जीवन निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ना चाहिए। पहला ऑप्शन है मुख्य धारा के विचार, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है फ्रेंड्स कि विद्यालय की आधारभूत संरचना और थर्ड है वार्षिक परीक्षा, चौथा है विद्यालय का बाह्य वातावरण। तो एक बार फिर से देखिएगा, जो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा फ्रेंड्स एनसीएफ 2005 है आपकी, ठीक है, इसके संस्तुति के अनुसार जो बच्चों का विद्यालय है, ठीक है, वो जीवन निम्नलिखित में किसके साथ जुड़ना चाहिए। तो जो किसके साथ जुड़ना चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मुख्य धारा के विचार के साथ तो नहीं होगा, ठीक है, जो यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका होगा विद्यालय का बाह्य वातावरण। ठीक है,
तो जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट होगा फ्रेंड। देखिए जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा फ्रेंड एनसीएफ दो 2005 है, ठीक है, उसकी जो संस्तुति की गई है फ्रेंड्स, उसके अनुसार जो बच्चों का विद्यालय जीवन है, ठीक है, वो विद्यालय के बाह्य वातावरण के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स ये बच्चों का तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करता है, ठीक है, विद्यालय का जो बाह्य वातावरण है, ठीक है, यह बच्चों को तनाव मुक्त करता है। चलिए फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प को दंड आरेख में सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया जा सकता है, ठीक है, यानी कि कौन से विकल्प को, ठीक है, दंड आरेख में सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया जा सकता है। पहला ऑप्शन है वर्षा, दूसरा है आर्द्रता, तीसरा है वायुदाब और चौथा है तापमान। तो देखिए यहाँ पर जो फ्रेंड्स दंड आरेख की बात की गई है कि यानी कि सबसे अच्छे तरीके से किसको दर्शाया जा सकता है, तो ये आपका हो जाएगा वर्षा, ठीक है, क्योंकि देखिए फ्रेंड जो वर्षा है यही आपके दंड आरेख में सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्षा के आंकड़े होते हैं फ्रेंड्स वो किसी स्थान विशेष से संबंधित होते हैं, ठीक है, जबकि आपका आर्द्रता वायुदाब और तापमान जो होता है इसके साथ अन्य आंकड़े जुड़े होने के कारण इन्हें दंड आरेख पर दर्शाया नहीं जा सकता है, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए ये फिर से आपके पेडागोजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित पाठ्यक्रम संकलित उपागम को चुनिए, यानी कि जब आप फ्रेंड्स लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ को विकसित करने के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इनमें से सबसे जो उचित पाठ्यक्रम होगा उसका संकलित उपागम को आपको चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है मुख्य रूप से राष्ट्र स्तरीय उदाहरणों को प्रस्तुत करना। सेकेंड ऑप्शन है फ्रेंड्स आपका कि शिक्षार्थियों को कठोर वास्तविक स्थितियों से परिचित कराना, कठोर तो होगा नहीं। तीसरा है कि वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थिति के उदाहरणों को प्रस्तुत करना और चौथा आदर्श स्थितियों को दर्शाना। तो देखिए फ्रेंड जो इसमें सबसे उपयुक्त है कथन वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा कि जो वास्तविक स्थिति है, ठीक है, उसके साथ आपका जो आदर्श स्थिति है उसके जो उसके उदाहरण है, एग्जाम्पल है, उसको प्रस्तुत करना चाहिए, ठीक है। ये आपके जो लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ को विकसित करने के लिए बात की जा रही है, ठीक है, कि जो सबसे उचित पाठ्यक्रम संकलित उपागम होगा वो आपका वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थिति के उदाहरणों को प्रस्तुत करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखेंगे क्या है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है आपका कि गणितज्ञ खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी थी। पहला ऑप्शन है पाली, दूसरा है संस्कृत, तीसरा है प्रकृति और चौथा है आपका हिंदी। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो आपका होगा पाली, ठीक है। देखिए फ्रेंड सॉरी पाली नहीं होगा, ये आपका संस्कृत होगा, ठीक है, राइट आपका संस्कृत होगा, क्योंकि देखिए फ्रेंड जो आर्यभट्ट थे ये आपके प्राचीन भारत के एक महान ज्योतिषविद थे, ठीक है, और ये गणितज्ञ भी थे। उन्होंने देखिए फ्रेंड जो आर्यभट्टी ग्रंथ है उसकी रचना अपनी संस्कृत भाषा में किया था, ठीक है, और इस ग्रंथ में फ्रेंड्स वो अपने ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, ठीक है, और इन्होंने फ्रेंड्स इसी ग्रंथ में अपने जन्म के विषय में बताया, ठीक है। इनका जन्म देखिए आपको बता देना है कि जो शक संवत 1998 है, ठीक है, इसमें कुसुमपुर जो वर्तमान में आपके बिहार के पटना का नाम हुआ है उसी वहीं पे हुआ था, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा, अरे सॉरी सेकंड आपका, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स कि निम्नलिखित स्तूपों में से किस एक को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया, ठीक है। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि जो गौतम बुद्ध है उन्होंने पहली बार उपदेश अपना कहाँ दिया था। पहला ऑप्शन है आपका सांची, दूसरा है थोटला कोंडा, तीसरा है आपका बोध गया और चौथा है सारनाथ। तो देखिए ये आपका बहुत ही फेमस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका सारनाथ की, जो गौतम बुद्ध है इन्होंने अपना पहला उपदेश वो अपने सारनाथ में दिया है, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन बनेगा वो आपके ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि संगम कविताओं में किन तीन राजवंशों को मुवेंदार कहा गया है, ठीक है, यानी कि जो संगम में कविता है, ठीक है, कविताएं हैं उसमें, तो वो किन तीन राजवंशों को मुवेंदार कहा गया है। पाल, चोल, पांड्य, चोल, चेर, पांड्य, तीसरा है आपका चेर, पाल, राष्ट्रकूट और चौथा ऑप्शन है आपका चोल, राष्ट्रकूट और पांड्य। तो देखिए फ्रेंड जो संगम कविताओं की बात की गई है कि किन तीन राजवंशों को मुवेंदार कहा गया है, तो यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका होगा चोल, चेर और पांड्य, ठीक है। जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखेंगे क्या है क्वेश्चन।
क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला है, बट कोई बात नहीं, आप लोगों को इतना बोल बोल के समझा के बता रहे हैं तो समझ में तो आ ही रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पॉलिश वाले, ठीक है, यानी कि जो रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर है उस पर बना जो साड़ है, ठीक है, जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, इनमें से किसके शासन काल में बनाया गया था। यानी कि जो रामपुरवा में मिला एक उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर से बना साड़ है, ठीक है, जिसे अब राष्ट्रपति भवन में फ्रेंड्स रख दिया गया है। ठीक है, तो वो किसके शासन काल में बनाया गया था। पहला ऑप्शन है आपका चोल, दूसरा है आपका कुषाण, तीसरा है पांड्य और चौथा है आपका मौर्य। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो आपका राइट ऑप्शन होगा मौर्य। ठीक है, देखिए जो रामपुरवा में फ्रेंड्स मिला उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर से बना साड़ था, ठीक है, जिसे अब आपके राष्ट्रपति भवन में रख दिया गया है, तो वो आपके मौर्य शासक अशोक ने बनवाया था। ठीक है, और ये स्तंभ लेख बिहार के चंपारण में स्थापित था। इसकी खोज फ्रेंड्स आपके 1872 में कार्लायल ने की थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर आपका 4 होगा, बिल्कुल करेक्ट, कि जो आपके पॉलिश वाले पत्थर से बना साड़ था जो कि आपके राष्ट्रपति भवन में रखा है, उसका निर्माण किसने कराया था, तो अशोक ने करवाया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है कि विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को इनमें से किसने विचारधीन प्रस्तुत किया। ठीक है, यानी कि जो विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत है, ठीक है, इसको इनमें से किसने विचारधीन प्रस्तुत किया। पहला ऑप्शन है रामानुज, दूसरा है आपका बसवन्ना, तीसरा है अल्लम्मा प्रभु और चौथा है आपका शंकर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका होगा रामानुज। ठीक है, देखिए जो विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है, ठीक है, इसका प्रतिपादन आपके रामानुजनाचार्य ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा क्या कहता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अभिलेखागार वह स्थान है जहां, ठीक है, पहला ऑप्शन है ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है, दूसरा ऑप्शन है खुदाई में पाई गई पशुओं और पक्षियों की हड्डियों को रखा जाता है, थर्ड ऑप्शन है पुरातत्वज्ञों द्वारा प्राप्त किए गए पत्थरों और ईंटों की बनी इमारतों के अवशेषों को रखा जाता है, और फोर्थ ऑप्शन है फ्रेंड्स की खुदाई में पाई गई मूर्तियों को रखा जाता है। तो देखिए फ्रेंड जो अभिलेखागार होता है, ठीक है, ये वो स्थान होता है जहां पर आपके ऐतिहासिक पांडुलिपियों और दस्तावेजों को रखा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अभिलेखागार वह स्थान होता है जहां पर आपके ऐतिहासिक पांडुलिपियों और दस्तावेजों को रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन थोड़े लॉन्ग है ये वाले। ठीक है, क्वेश्चन है कि 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक के प्रारंभ हुए वीर शैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, सही वाले आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो लोग एनसीईआरटी पढ़े होंगे फ्रेंड्स वो लोग फटाक से इस क्वेश्चन का सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको बताना है कि जो 12वीं शताब्दी के मध्य आपके कर्नाटक के प्रारंभ हुए जो आपके वीर शैव आंदोलन था, ठीक है, उसके संदर्भ में कौन सा कथन सबसे सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका कि इसने विट्ठल की पूजा पर बल दिया, दूसरा ऑप्शन है यह सभी प्रकार के कर्म कांड का विरोधी था पर मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया, और चौथा है इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया, और चौथा है यह नामदेव और उनके साथियों द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जब से बात किया जा रहा है कि वीर शैव आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन एक सही है। ठीक है, तो जो सही है फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है कि इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया था। ठीक है, यानी कि जो उस टाइम के ब्राह्मणवादी आपके जो विचारधारा थे उससे ये भिन्न आपके तर्क दिए थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या कहता है। ओके, क्वेश्चन तो काफी लॉन्ग है फ्रेंड्स, चलिए कोई बात नहीं, इसे हम लोग जितना हो सके उतना छोटा ही करेंगे ताकि स्क्रीन पर पूरी तरीके से आ जाए। ठीक है, आप लोग अपने यूट्यूब का जो है बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, क्वालिटी, तभी आपको दिखेगा, नहीं तो दिख नहीं पाएगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि दिल्ली की आरंभिक सल्तनत के समय में बंदगा, ठीक है, बंदगा के बारे में निम्नलिखित दो कथनों 1 और 2 पर विचार कीजिए और तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स आपका
कि बदंगा, ठीक है, बदंगा विशेष गुलाम थे जिन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और उन्हें राज्य की बहुत से महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर कार्य करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, जो आपके बदंगा हैं ये विशेष आपके गुलाम थे जिन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और उन्हें राज्य के बहुत से महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर कार्य करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था बदंगा लोगों को, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है कि बदंगा पूरी तरह अपने मालिकों पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान उन पर विश्वास नहीं कर सकते थे और ना उन पर निर्भर हो सकते थे, तो ऐसा ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा कि पहला सही है और दूसरा जो है वो गलत है। तो देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वही बिल्कुल करेक्ट होगा कि एक सही है और दो गलत है, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा-सा आपको डिटेल में समझा दे रहे हैं कि देखिए फ्रेंड, जो दिल्ली सल्तनत में आपका बदंगा था, ठीक है? वो वहाँ पर ये आपके विशेष प्रकार के ये गुलाम थे, ठीक है? जिसे सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और उन्हें राज्य के बहुत से महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर कार्य करने के लिए बड़ी सावधानी से उनको प्रशिक्षित किया जाता था, ठीक है? और देखिए फ्रेंड्स, ये जो बदंगा है शब्द, ठीक है? ये फारसी शब्द है जिसे गुलाम कहा जाता था, ठीक है? और ये 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, ठीक है? जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था फ्रेंड्स? ये आपके मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या कहता है। ओके, देखिए क्वेश्चन है कि इन नाविकों में से किसने भारत का समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया, ठीक है। यानी कि कौन से नाविक है जो कि भारत की समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया था? पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स कि क्रिस्टोफर कोलंबस, दूसरा है फाजियन, तीसरा है युवन जंग और चौथा है आपका वास्को डिगामा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा कि कौन सा नाविक है जो कि भारतीय समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया, तो ये आपके क्रिस्टोफर कोलंबस है, ठीक है। देखिए फ्रेंड, जो आपका क्रिस्टोफर कोलंबस है ये आपके इटली का एक समुद्री नाविक था, ठीक है, जिसने 1492 में भारत की खोज करने हेतु निकला था, ठीक है। और वह समुद्री मार्ग से भारत पहुंचना चाहता था, लेकिन वह अटलांटिक महासागर पार करते हुए अमेरिका पहुंच गया, ठीक है। इसी ने अमेरिका एवं यूरोप वासियों के बीच विस्तृत संपर्क को बढ़ाया और भारत की खोज पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा भारत में पहली बार 20 मई 1998 को कालीकट पहुंचा था, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग प्रारंभ किया? यानी कि कौन से राजवंशों में ने, ठीक है, अपने यानी कि अभिलेखों और मलयालम भाषा एवं लिपि, ठीक है, अभिलेखों में मलयालम भाषा और लिपि का प्रयोग प्रारंभ किया? पहला ऑप्शन है चेर, दूसरा है पांड्य और तीसरा ऑप्शन है कुषाण और चौथा ऑप्शन है चोल। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो आपका है चेर, ठीक है। देखिए जो चेर राजवंश थे फ्रेंड्स, ये आपके आधुनिक कोंकण मालाबार के तटीय क्षेत्र तथा उत्तरी त्रावणकोर तथा कोचीन तक ये विस्तृत था, ठीक है। और इस वंश के यानी कि इस वंश के जो राजा थे, इन्होंने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग प्रारंभ किया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है। क्वेश्चन है कि वर्ष 1906 में हुए सोंग्राम संगमा के विद्रोह का कारण था। आपको बताना है कि जो 1906 में आपके जो सोंग्राम संगमा का विद्रोह हुआ था उसका कारण क्या था? पहला ऑप्शन है गुजरात में पाटीदार किसानों पर अंग्रेजों द्वारा थोपे गए भारी लगान के खिलाफ विद्रोह, दूसरा है असम में आदिवासी समूहों द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानून का विरोध, और थर्ड है नील के बागान मालिकों के विरुद्ध चंपारण में किसानों ने विद्रोह किया, और चौथा है अंग्रेजों द्वारा निर्धारित व्यापार की असमान भेदकारी शर्तों के विरुद्ध बंगाल में मुस्लिम व्यापारियों का उठ खड़ा होना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा कि जो आपका 1906 में संग्राम संगमा के विद्रोह का कारण था, ठीक है, वो क्या था फ्रेंड्स? तो वो आपका आपका असम में जो आदिवासी समूह था, ठीक है, इनके द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध था, ठीक है। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए जो इन आदिवासी थे, ठीक है, इनके द्वारा वन पर से अधिकार छीन लिया गया था, इसीलिए ये आपका संग्राम संगमा विद्रोह का यानी कि हुआ था, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा।
ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि ब्रिटिश सरकार ने सन 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा, ठीक है, जिसका विरोध किया गया क्योंकि, यानी कि जो ब्रिटिश सरकार है फ्रेंड्स, इसने 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा, जिसका जो विरोध है वो किया गया था, ठीक है, यानी कि जिसका विरोध किया गया था क्योंकि, पहला ऑप्शन आपको बताना है कि क्यों विरोध किया गया था। पहला ऑप्शन है कि इस आयोग में अंग्रेजों की अपेक्षा भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या न के बराबर थी। सेकंड ऑप्शन है कि इसमें कोई भी भारतीय महिला प्रतिनिधि नहीं थी, और चौथा है इसमें केवल अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था, और चौथा है इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, ठीक है। तो देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ये ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ ही है, क्योंकि इसमें इस आयोग में कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, ठीक है। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने सन 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा, और जिसका विरोध किया गया था, ठीक है, क्योंकि इस आयोग में कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है आपका, ठीक है, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। अब आपको निम्नलिखित में से सही जोड़ा बनाना है। देखिए एक तरफ आंदोलन और संगठन है, ठीक है, और एक तरफ सुधारक है। यानी कि देखिए यहाँ पर पहला है ब्रह्म समाज, दूसरा है युवा बंगाल आंदोलन, तीसरा है रामकृष्ण मिशन, और चौथा है आपका अलीगढ़ आंदोलन, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, आप लोग रामकृष्ण मिशन को, सॉरी, रामकृष्ण जो मिशन है वो आपके तो स्वामी विवेकानंद है, ठीक है, तो ये आप लोग बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जो ब्रह्म समाज है, समाज है, ठीक है, जो ब्रह्म समाज है फ्रेंड्स, ये आपके केशव चंद्र सेन थे, ठीक है, इसके सुधारक, ठीक है। और जो आपका युवा बंगाल आंदोलन है, ये आपके कौन है, हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो, ठीक है, आपका थर्ड हो जाएगा। और जो अलीगढ़ आंदोलन है फ्रेंड्स, ये आपके सर सैयद अहमद खां है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सही ऑप्शन आपको मिलान करना है। तो देखिए जो पहला का है चौथा होगा, दूसरा का क्या है तीसरा, ठीक है। देखिए पहला का चौथा, दूसरा का तीसरा। तो देखिए फोर्थ ऑप्शन में है फ्रेंड्स, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चौथा तीसरा पहला दूसरा, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है देखिए कि वयोवृद्ध गांधीवादी नेता पोट्टी श्री रामुलु, ठीक है, वयोवृद्ध गांधीवादी नेता पोट्टी श्री रामुलु निम्नलिखित राज्यों में से किसको बनाने के लिए, ठीक है, निम्नलिखित राज्यों में से किसको बनाने के लिए वर्ष 1952 में भूख हड़ताल पर बैठे। पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा तेलंगाना, और चौथा है आपका तमिलनाडु, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, आंध्र प्रदेश। देखिए जो वयोवृद्ध गांधीवादी नेता थे फ्रेंड्स, वो आपके पोट्टी श्री रामुलु आंध्र प्रदेश को बनाने हेतु, ठीक है, भूख हड़ताल पर बैठे थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका कि वहादत, ठीक है, वहादत ए दीन अर्थात सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती इनमें से कौन थे, ठीक है, यानी कि जो सभी धर्मों के बुनियादी एकता के हिमायती थे वो कौन थे। पहला ऑप्शन है मौलाना आजाद, दूसरा ऑप्शन है सैयद अहमद खां, तीसरा है बाजी मोहम्मद, और चौथा है मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो आपके सभी धर्मों की बुनियादी एकता को हिमायती यानी कि जो हिमायती करने वाले थे, ठीक है, वो आपके मौलाना आजाद थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स कि भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली प्रमुख अक्षांश है, ठीक है। देखिए जो भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश है फ्रेंड्स, वो आपका क्या है, मकर रेखा, कर्क रेखा, आर्कटिक वृत्त, भूमध्य रेखा। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, वो आपका कर्क रेखा होगा, ठीक है, जबकि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसे हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं मित्र पर गंछा झार, ठीक है। ये वाली ट्रिक आप लोग याद कर लीजिएगा, आप लोगों को कर्क रेखा से गुजरने वाले 8 जो भी आपके राज्य हैं, ठीक है, वो पता चल जाएंगे, ठीक है। तो और हाँ, आप लोग को एक बार नाम भी बता देते हैं कि देखिए जो राजस्थान, ठीक है, सबसे पहले आपका क्या है, पश्चिम में राजस्थान है, पश्चिम से पूर्व की ओर आपका राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है, ठीक है। और यहीं आप अगर पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो आपका मिजोरम, त्रिपुरा, बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन
सॉरी, पृथ्वी दिन की परिभाषा है, ठीक है, यानी कि कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है? पहला ऑप्शन है देशांतरों के मध्य की दूरियां, दूसरा ऑप्शन है आपका पृथ्वी को का अपने अक्ष पर चक्कर पूरा करने में लगा समय, और तीसरा है वे दिन जिन पर पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, और चौथा है कि पृथ्वी की गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है। तो देखिए फ्रेंड, जो पृथ्वी दिन की परिभाषा है वो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा कि जो पृथ्वी है उसका अपने अक्ष पर चक्कर पूरा करने में लगा समय, यही आपका पृथ्वी दिन कहलाता है, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं। देखिए यहाँ पर फिर से आपको मिलान करने वाले क्वेश्चन दिए हैं, कोई बात नहीं, हम लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही जोड़े बनाइए, ठीक है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, वनस्पति के प्रकार और पौधों की प्रजातियां, यानी कि देखिए यहाँ पर वनस्पति के प्रकार है, ठीक है, और ये सब आपके क्या है? पौधों की प्रजातियां, ठीक है। देखिए यहाँ पर है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, दूसरा है आपका उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, तीसरा है कटीली झाड़ियां, और चौथा है आपका मैग्रोव वन, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, जो आपकी उष्णकटिबंधीय वर्षावन है वो आपकी महोगनी है, ठीक है, यहाँ पर। और जो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है, ठीक है, ये आपके क्या हो जाएगा? साल हो जाएगा, ठीक है। और जो आपकी कटीली झाड़ियां है फ्रेंड्स, वो आपकी बबूल होंगी, बबूल में देखिए कांटा होते हैं, ठीक है, तो कटीली झाड़ियां से आप लोग समझ लीजिएगा। और जो मैग्रोव वन होते हैं वो आपके सुंदरी, ठीक है, सुंदरी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पहला का आपका क्या है? तीसरा है, दूसरा का चौथा है, ध्यान दीजिएगा, पहला का तीसरा, दूसरा का चौथा। देखिए इसमें भी आपके राइट ऑप्शन फोर्थ होगा कि पहला का आपका तीसरा होगा, ठीक है, और दूसरा का आपका चौथा, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो बिल्कुल राइट जो ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल ही करेक्ट होगा। ओके, चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ठीक है। और 1 मिनट, ये क्या हो रहा है? ठीक है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान निम्नलिखित महाद्वीपों में से कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है अफ्रीका, दूसरा अंटार्कटिका, तीसरा है यूरोप, और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान है, ठीक है, वो आपके निम्नलिखित में से किस महाद्वीपों में स्थित है? ठीक है, तो वो आपके फ्रेंड्स अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक शोध संस्थान, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड, जो भारत के अंटार्कटिका है, ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप है, ये अपना 3 सेंटर स्थापित किया है, मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और भारती, ठीक है। देखिए फ्रेंड, जो मैत्री सॉरी जो दक्षिण गंगोत्री सेंटर है, ठीक है, अब बंद कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर बर्फ ये जो है ये आपकी बर्फ में दब गया है, ठीक है, और इसका जो प्रयोग है वो आपका वेस्ट सप्लाई के रूप में किया जाता है, ठीक है। और जो मैत्री और भारतीय फ्रेंड्स ये आपके स्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं, ठीक है। दक्षिण गंगोत्री आपका अंटार्कटिका महाद्वीपों में भारत का पहला स्टेशन है, ठीक है, जिसकी स्थापना फ्रेंड्स 1984 में किया गया है। कब किया गया है? 1984 में इसकी स्थापना किया गया है, ठीक है। और देखिए फ्रेंड, जो मैत्री है उसका दूसरा आपका स्थायी स्टेशन है, ठीक है, ये जिसकी स्थापना आपका 1989 में किया गया है, और जो भारतीय है वो आपका तीसरा स्थायी स्टेशन है, ठीक है। तो चलिए, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब यदि आप लोग कॉपी पेन ले करके बैठते हैं फ्रेंड्स, तो नोट्स बनाया करिए, ठीक है, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में आपका कुछ अलग तरीके से पूछा है, हो सकता है अगले क्वेश्चन में कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है, क्योंकि सिलेबस चेंज नहीं कर रहा है, सीटेट क्वेश्चन का लेवल ही चेंज कर रहा है, ठीक है, इसलिए आप लोगों को नोट्स बनाना बहुत जरूरी होता है। ओके, चलिए अब हम लोग अपने आज के लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे और देखते हैं हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है आपका कि महासागरीय धाराओं के संबंध में नीचे दिए गए दोनों कथनों 1 और 2 पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। आपका पूछा गया है क्वेश्चन कि महासागरीय धाराओं के संबंध में नीचे दिए गए दोनों कथनों 1 और 2 पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है उष्ण यानी कि गर्म, ठीक है। उष्ण महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं, जो कि बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन है शीत यानी कि ठंडी, ओके। शीत महासागरीय धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों को जल ले जाती हैं, ऐसा ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा? एक सही है, 2 गलत है। तो देखिए फोर्थ ऑप्शन में एक सही है, 2 गलत है, ठीक है। देखिए फ्रेंड, जो उष्ण महासागरीय जल धाराएं होती है वो आपके भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं, ठीक है, तथा ये ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं, ठीक है। जबकि देखिए जो ठंडे या फिर शीत महासागरीय जल धाराएं होती हैं फ्रेंड्स, ये आपके उच्च अक्षांशों से उत्पन्न होती है तथा निम्न अक्षांशों की ओर ये प्रवाहित होती हैं, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखिए
आज हमारे यानी कि एसएसटी के कंप्लीट हमने क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है? आप लोगों के आउट ऑफ 30 में से कितने सही हुए हैं, ये आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है? मुझे अच्छा लगेगा जान करके, ठीक है? और अपने सभी दोस्तों को फ्रेंड्स इंस्टा, फेसबुक, अपने टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल से शेयर करिए, ठीक है? ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके, सभी लोग चैनल से जुड़ सकें, ठीक है? और कंटिन्यू फ्रेंड्स चैनल पर जुड़े रहिए। अगली क्लास हमारी हिंदी की होगी, ठीक है? कल केवल हिंदी की क्लास हुई क्योंकि कल मेरा मंडे फास्ट था, तो मैं ज़्यादा बोल नहीं सकती थी, ठीक है? एनर्जी खत्म हो जाती है, तो इसलिए मैं थोड़ा-सा रेस्ट ले ली थी। और आप सभी लोग फ्रेंड्स अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है? एग्ज़ाम देखिए बहुत लास्ट समय आप लोगों के लिए बचा है, बहुत ज़्यादा दिन बचा नहीं है, 20-25 दिन मुश्किल से बचा है, 20 दिन, ठीक है? तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और कंटिन्यू आप लोग चैनल पर जुड़े रहिए ताकि जो भी आपके प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जाते हैं, वो आप लोग अच्छे से कर पाएँ, ठीक है? तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी अगली क्लास में यानी कि हिंदी की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय-बाय।